गुड मॉर्निंग। आज हम लोग 10th क्लास में ज्योग्राफी में पढ़ने वाले हैं अखाद्य फसलें। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कौन कौन सी खाद्य फसलें होती हैं। खाद्य का मतलब पहले ही हम बता चुके हैं कि जो खाने योग्य हो, और अखाद्य फसलें वो होती हैं जो खाने योग्य ना हो बल्कि जीवन में उनको हम अनन्य रूप से प्रयोग में लेके आते हैं, जैसे वस्त्र के रूप में या फिर अन्य ऐसे दरी चटाई या प्रोडक्ट, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं उनके रूप में हम अपनी लाइफ में उपयोग में लाते हैं। तो हम सबसे पहले समझेंगे अखाद्य फसलें, यानी वे फसलें जो खाई ना जाती हों और उनका उत्पादक हम लोग लगातार अपने खेतों में बेचने हेतु करते हैं, तो वो फसलें अखाद्य फसलें कहलाती हैं। अखाद्य फसलों में बहुत सारी फसलें हैं, हम उनको एक एक करके समझेंगे। हम पहले नंबर पर समझ लेते हैं रबड़। रबड़ क्या है? रबड़ हमारे दक्षिणी भारत के कई राज्यों में उत्पादित की जाती है। रबड़ एक वृक्ष होता है, एक पौधा होता है, उस वृक्ष के दूध से रबड़ नामक जो भी प्रोडक्ट होते हैं, बहुत सारे, चाहे साइकिल के टायर हो, गाड़ी के टायर हो, अन्य जो भी रबड़ से बनने वाली वस्तुएं हैं उनको इस रबड़ से हम लोग तैयार करते हैं। तो इसके उत्पादन के लिए हम दक्षिणी भारत के कई राज्यों में जाएंगे तो हमको वहां पर पता चल जाएगा कि कौन कौन से किस्म की रबड़ वहां पर उत्पादित की जाती है। रबड़ के लिए खासकर आप ये समझ लें कि कम से कम 200 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा होनी आवश्यक है। और रबड़ की बात करें तो वैसे विश्व में ये 5वें नंबर पर हमारा देश रबड़ उत्पादन में आता है। तो इसमें कई सारे देश हैं, कई सारे राज्य हैं, जैसे केरल हो गया, कर्नाटक हो गया, इसके बाद तमिलनाडु हो गया, और मेघालय में जो गारो पहाड़ियां हैं, क्योंकि आप जानते हैं मेघालय में 3 पहाड़ियां हैं, गारो, खासी, जयंतियां। तो जो गारो की पहाड़ियां हैं उनके आसपास रबड़ का उत्पादन किया जाता है। बहुत अच्छे से आपने संक्षिप्त रूप में समझ लिया इसको। दूसरा हम समझेंगे रेशेदार फसलें। कौन सी? रेशेदार फसलें। अब रेशेदार फसलें वो होती हैं जिनके ऊपर रेशा होता है और उस रेशे का उपयोग करके हम अपने जीवन में प्रोडक्ट तैयार करते हैं। इनमें कई सारी फसलें, जैसे हम देख लेते हैं जूट, कपास, सन, प्राकृतिक रेशम। चार फसलें रेशेदार फसलों में आती है। पहले जूट हम समझ लेते हैं, जूट क्या है। जूट उत्पादन के लिए हमको अपने पूर्वोत्तर के राज्यों में जाना आवश्यक है, क्योंकि वहां पर जूट उत्पादन अधिक मात्रा में किया जाता है। और आपको पता होना चाहिए कि जूट के उत्पादन के लिए नदियों के द्वारा जो मिट्टी बहाकर लाई जाती है, उस मिट्टी में जूट का उत्पादन बहुत अच्छा होता है। और इसके लिए हम ये मान लें कि पश्चिम बंगाल हो गया, बिहार हो गया, उड़ीसा हो गया, असम, इन राज्यों में जूट का उत्पादन किया जाता है। एक बात और वेरी इंपॉर्टेंट, जूट को हम सुनहरा रेशा या सुनहरा रेशा भी कहते हैं। ठीक, जूट को हम सुनहरा रेशा के नाम से भी जानते हैं। तो जूट के बारे में हमने पढ़ लिया। इसके बाद देखते हैं कपास। अब कपास ऐसी फसल है जो अधिकतर काली मिट्टी में बोई जाती है और अच्छा उत्पादन उस काली मिट्टी में होता है। आपने यदि पढ़ा होगा, समझा होगा कि काली मिट्टी के कौन कौन से राज्य हैं, तो उन राज्यों में कपास का उत्पादन अच्छा होता है। कपास के उत्पादन के लिए कम से कम 210 दिन, लगभग 210 दिन पाला रहित होने चाहिए, यानी ठंडी ना पड़ रही हो, ओस और कोहरा या पाला ना पड़ रहा हो। 210 दिन खिली धूप होनी चाहिए, तब जाकर के कपास का उत्पादन अच्छे से किया जा सकता है। और कपास के उत्पादन में हम राज्य पढ़ लें तो गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कई सारे राज्य हैं, लेकिन आप संक्षिप्त में पढ़ लीजिए और आपका काम चल जाएगा।
इसके बाद सन जो है पूर्वोत्तर राज्यों में ही होता है और ये भी रेशेदार फसल में आता है। इसके बाद हम देखेंगे प्राकृतिक रेशम, इंपॉर्टेंट है। प्राकृतिक रेशम के बारे में ऐसा माना जाता है कि इसको तैयार करने में बहुत परिश्रम लगता है। क्यों? क्योंकि अन्य देशों में या कई देशों की हम बात करें, दुनिया के कई देशों में अन्य पौधों पर एक जीव होता है, उसको पाल करके और उसके कोकून से जो तैयार होता है वही प्राकृतिक रेशम होता है और उससे हम लोग कपड़ों के लिए अच्छा सा प्रोडक्ट तैयार कर सकते हैं। तो अपने देश की यदि हम बात करें तो प्राकृतिक रेशम के उत्पादन के लिए आप जानते हैं मलबरी पौधा होता है। मलबरी यानी शहतूत की पत्तियों में इस जीव को उसमें पाला जाता है, उन पत्तियों में, और वो पत्तियों का सेवन करता है और जब उसके बच्चे होते हैं तो उन्हीं के कोकून से प्राकृतिक रेशम हम लोग प्राप्त कर लेते हैं और उसी प्राकृतिक रेशम से बहुत सारे प्रोडक्ट तैयार किए जाते हैं। तो काफी परिश्रम किया जाता है वैसे प्राकृतिक रेशम को तैयार करने में। तो यहाँ हमने समझ लिया कि कौन कौन सी अखाद्य फसलें हैं जो हमारे जीवन में किसी न किसी रूप में प्रभावित करती हैं।